यंगस्टर्स में आजकल जो है स्मोकिंग अल्कोहल इंटेक ज़्यादा है। हाउ डज इट एक्सिलरेट्स हार्ट अटैक? जो कुछ भी स्मोकिंग है या अल्कोहल है, हमारे बॉडी में हार्ट की नस ऊपर थोड़ा स्ट्रेस बढ़ जा सकता है। खुद में बीपी, ब्लड प्रेशर्स भी बढ़ सकते हैं। हार्ट की नस में ब्लॉकेजेस डेवलप होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग डाइट, वर्क, स्ट्रेस है जिसके कारण पूरा नस क्लॉट हो जाता है। हार्ट के आर्टरीज में ब्लॉकेजेस आइडेंटिफाई कैसे करते हो? तो हमारे को ईसीजी में ही पता चलेगा कि कितना ब्लॉकेज है, और नॉन एसटी एलिवेशंस में हमारे को परसेंटेज ऑफ द ब्लॉकेज वगैरह नहीं पता चलेगा। फॉर श्योर पता चलने के लिए एंजियोग्राम ही करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव टेस्ट। ये हार्ट अटैक रिस्क कम करने के लिए कौन सा टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, फूड लेना पड़ता है? फिजिकल एक्टिविटीज में ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए। फूड हैबिट्स, ऑयली आइटम्स कम करने का, फ्राइड आइटम्स कम करने का, और स्वीट्स अवॉइड करने का, और जंक फूड्स बोलते हैं भी अवॉइड करना चाहिए। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम ACS, जिसको हम जुबानी तौर पे हार्ट अटैक के इमरजेंसी कंडीशन के तौर से समझा जाता है। आज हम लोग जानेंगे कि डॉक्टर से ACS के सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन मेजर्स कैसा ले सकते हैं। हेलो, वेलकम टू प्राइम टीवी हेल्थ। हेलो डॉक्टर, नमस्कार सर। ये अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम क्या है और ये हार्ट अटैक से ये कैसा अलग है सर? अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम तब बोलते हैं जब भी हार्ट की नस में क्रिटिकल ब्लॉकेजेस डेवलप होते हैं। तो इसमें 3 तरीके के रहते हैं। अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में 3 तरीके के रहते हैं, जिसमें पहले वाला है अनस्टेबल एंजाइना, दूसरा वाला है नॉन एसटी एलिवेशन MI बोलते, तीसरा वाला एसटी एलिवेशन MI। सो अनस्टेबल एंजाइना में उसमें सिर्फ ECG में थोड़ा बदलाव रह सकता है, लेकिन जो कुछ भी हम ब्लड टेस्ट करते हैं, ट्रोपोनिन बोलते हैं, तो वो नेगेटिव रहता है। और जब ट्रोपोनिन भी पॉजिटिव है और ECG में थोड़ा बदलाव है, उसको नॉन एसटी एलिवेशन MI बोलते हैं। और जब क्रिटिकली एसटी एलिवेशंस ECG में दिखते हैं और ट्रोपोनिन पॉजिटिव रहता है, उसको एसटी एलिवेशन MI बोलते हैं। सर, जनरली ACS जो है ना, इसमें हार्ट के आर्टरीज में कौन सा बदलाव रहता है सर? लाइक व्हाट आर द चेंजेस व्हाट वी सी इन द आर्टरीज? आर्टरीज में नॉर्मली एज एज बढ़ता होता है, तो उसमें हार्ट की नस में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशंस होते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के ऊपर थोड़ा थिन फाइब्रोकैप एथेरोमा बोलते हैं। तो ये फाइब्रोकैप एथेरोमा में जब भी साइज लेस देन 65 माइक्रॉन्स होता है, तो तब ये दे आर प्रोन, उसमें रप्चर होके खून गट्टा होने का चांसेस रहते हैं। तो जनरली पेशेंट्स में इतने साल से जो है आर्टरीज में जो डिपॉजिट बोले आप, डिपॉजिट होते रहता है, तो सडनली ये बर्स्ट होने के चांसेस क्यों है डॉक्टर? रीजंस क्या बोल सकते हैं? ये स्ट्रेस के कारण हो सकता है, या हमारे लाइफस्टाइल के कारण हो सकता है, जिसमें स्मोकिंग या हमारा फूड हैबिट्स के वजह से के हो सकता है। तो देयर आर मल्टीपल कारण रहते हैं, जिसके कारण इसमें ये थिन फाइब्रोकैप एथेरोमा में रप्चर होने का चांसेस बढ़ सकता है। तो जब भी ऐसा रप्चर होता है, तो जो कुछ भी नीचे कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट्स है, तो वो खून को अट्रैक्ट करता है, जिसमें प्लेटलेट्स पहले है, जो प्लेटलेट्स आके वो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के ऊपर खून गट्टा होके पूरा नस बंद पड़ सकता है। सो ये डिपॉजिट होने के लिए कितना टाइम लेता सर? जनरली 40 साल के बाद ज़्यादा होने का चांसेस रहते हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, पैदाइश से ही थोड़े थोड़े ब्लॉकेजेस एज बढ़ते समय वो हो सकता है। तो जनरली 40 साल के बाद ऐसा ब्लॉकेजेस ज़्यादा होने का चांसेस रहते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी जो कुछ भी हम देख रहे हैं, तो कम उम्र के में भी हम ब्लॉकेजेस देख रहे हैं। तो वो सभी ये हमारा लाइफस्टाइल, स्मोकिंग मेन कारण है। और हमारा लाइफस्टाइल में और थोड़े होते हैं कि जो हम व्यायाम नहीं करते हैं, ठीक है, और डाइट, ऑयली आइटम्स, फ्राई आइटम्स ऐसा लेने के कारण, और जेनेटिक हिस्ट्री भी रह सकता है। तो ये सभी थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर से
जिसके कारण ब्लॉकेजेस आने का चांसेस बढ़ रहे हैं। उम्र कम होने के बावजूद ऐसा हो रहा है। सो जनरली आजकल जो हम लोग टीवी में देखते हैं सर, न्यूज़ में देखते हैं, रिसेंटली जो है छोटे बच्चों को भी ये हार्ट अटैक आ रहा, उसका रीज़न क्या हो सकता है डॉक्टर? छोटे बच्चे, वो अभी मैंने जो कुछ भी समझाया हूँ आपको, तो छोटे उम्र में हार्ट अटैक होने का चांसेस ये सभी स्मोकिंग के कारण है, हाँ? और हमारा डाइट है और हमारा वर्क स्ट्रेस है, जिसके कारण ये अगर ब्लॉकेज कितना भी हो, लाइक 30% होने दो, 50% होने दो, 70% होने दो, तो जब भी ये स्ट्रेस वगैरह बढ़ता है तो वो कारण है जो प्लाक एरोजन बोलते हैं या प्लाक रप्चर बोलते हैं, जिससे वो खून में से वो प्लेटलेट आके डिपॉजिट होके वो अक्यूट अक्लूजन बन जाता है, म्हणजे पूरा नस क्लॉट हो जाता है। सो जो ACS में जो है सर, नॉर्मली बेसिक सिम्टम्स क्या रखते हैं? तो ACS बोले तो अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है। तो इसमें कंप्लेंट्स क्या रहते हैं बोले तो छाती में दर्द रहता है, या कभी कभी सांस फूलना, थकावट महसूस होना, स्वेटिंग होना, मीन्स पसीना छूटना, और कभी कभी उल्टियाँ होना, और कभी कभी पेट में जलन जैसा होना। तो जो छाती में दर्द जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो गले से नीचे पेट तक दर्द किधर भी रह सकता है, और दोनों भी शोल्डर को भी रेडिएट कर सकता है। ठीक है। सो आप जो सिम्टम्स बोले डॉक्टर, ये कंपलसरी है क्या जो पेशेंट को ACS है वो आना? नहीं तो नॉर्मली थोड़े केसेस में क्या है ये सिम्टम्स भी नहीं रहते, तो उसका कैसा आइडेंटिफाई कर सकते हो डॉक्टर? अभी जो कुछ भी मैं बोला हूँ, तो जनरली छाती में दर्द, सांस लेने में दिक्कत होना, पसीने छूटना, ये सभी रह सकते हैं। कभी कभी थोड़े लोगों में जो एल्डरली एज है और जो कोई डायबिटिक है, जिन्होंने वो सिम्टम्स महसूस नहीं कर पाते, ठीक है, तो सिर्फ सांस लेने में दिक्कत हो सकता है या कुछ अनईजीनेस रह सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदे को छाती में दर्द ही महसूस होना चाहिए। ओके। सो ACS में सबसे ज़्यादा नॉर्मल जनरल सिम्टम क्या रहता है डॉक्टर? जनरली अभी थोड़े लोग क्या है, स्टमक में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है बोल के इग्नोर करते हैं। थोड़े लोगों को लाइक जॉ में पेन वैसा रहता, तो ये कैसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मेन सिंपल रीज़न क्या रहता है आइडेंटिफिकेशन के लिए? सो जब भी छाती में दर्द या बर्निंग सेंसेशन बोलते हैं, या पसीने एक्सेसिव पसीना छूटना, हाँ, जब भी ऐसा कंप्लेंट्स महसूस होते हैं तो तुरंत जाके एक ECG करना चाहिए। ठीक है, जिससे हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा क्लू मिल सकता है कि अभी उनको हार्ट अटैक हुआ या नहीं हुआ। तो सिंपल टेस्ट ECG करने में हमारे को हार्ट अटैक है या नहीं है पता चल जाएगा, जिससे हम दूसरा भी टेस्ट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कुछ हार्ट अटैक जैसा सिम्टम है कि नहीं। सो जनरली जो है ना डॉक्टर, मेल्स में ज़्यादा आता नहीं तो फीमेल्स में ज़्यादा हार्ट अटैक आता हो? 40 साल के कम उम्र में फीमेल्स में थोड़ा कम रिस्क है, ठीक है, और 40 साल के बाद दोनों में भी रिस्क सेम है। सो इसमें फीमेल्स को और मेल्स को कुछ अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं, नहीं तो सेम है क्या डॉक्टर? जनरली सेम रहते हैं, लेकिन फीमेल्स में थोड़ा एटिपिकल प्रेजेंटेशन रह सकता है कि उनको ज़रूरी नहीं है कि सभी ये जो कुछ भी मैंने कंप्लेंट्स आपको, छाती में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, थकावट महसूस होना, पसीने छूटना, ऐसा नहीं है कि सभी सिम्टम्स एक ही पेशेंट में रहते हैं। थोड़े लोगों में 1 या 2 सिम्टम्स रह सकते हैं, और थोड़ा फ़र्क नज़र आता है मेल्स और फीमेल्स में। फीमेल्स में थोड़ा सिम्टम्स कम महसूस होना देखते हैं। तो ये इस फीमेल्स में कम महसूस होना कुछ अलग रीज़न है क्या डॉक्टर इसमें? नहीं, ऐसा कुछ अलग सा रीज़न नहीं है। और ये साइलेंट हार्ट अटैक बोल के बोलते हैं डॉक्टर, आजकल बहुत सुनाई दे रहा है ये साइलेंट हार्ट अटैक। बोले जब पर्सन नॉर्मल रहता मगर साइलेंटली हार्ट अटैक आके गुजर जाने बहुत है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है डॉक्टर? तो साइलेंट हार्ट अटैक जनरली एल्डरली एज ग्रुप एक है और दूसरा डायबिटिक्स है। तो ये डायबिटिक्स बहुत सालों
के रहने के कारण उनमें थोड़ा डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप होता है, जिसके कारण उनको वो पेन का सेंसेशन पता नहीं चलता है, तो दर्द का सेंसेशन पता नहीं चलता है। तो जब उन्होंने आते हैं हॉस्पिटल को दिखने के लिए, तो उनका सिम्टम्स देख के हम ECG या ट्रोपोनिन करने से हमारे को पता चल जाएगा कि उनको ऑलरेडी हार्ट अटैक हुआ है। तो ये मुख्य कारण है कि डायबिटीज़ में वो डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण उनको सिम्टम्स महसूस नहीं होते, तो जिसको साइलेंट एमआई बोलते हैं। ये कार्डियक ट्रोपोनिन बोले ना डॉक्टर, ये कितना इम्पोर्टेंट है इसे डिटेक्ट करने में? ये कार्डियक ट्रोपोनिन ये स्पेसिफिक टेस्ट है हार्ट के लिए, ठीक है। जब भी हार्ट के नस में कुछ क्रिटिकल ब्लॉकेज होता है, तो ये ब्लॉकेज होने के कारण वो हार्ट एरिया को खून सरफरा बंद हो जाता है, जिसके कारण वो हार्ट मजिल से वो ट्रोपोनिन निकलता है, और ये निकलने के बाद ये हमारे को ब्लड टेस्ट में पता चलता है, ठीक है। तो जब भी ट्रोपोनिन एलिवेट होता है वो हार्ट अटैक का साइन है। तो इट इज़ वेरी स्पेसिफिक टेस्ट फॉर हार्ट। सिम्टम्स शुरू होने से पहले किसको भी हार्ट अटैक आया तो ये जो 1 आवर रहता है इट्स नोन एज ए गोल्डन आवर। सो क्यों ऐसा बोला जा सकता है? क्योंकि जब भी ये अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बोलते हैं, तो उसमें क्रिटिकल ब्लॉकेज और ज़्यादा से ज़्यादा 100% ब्लॉकेज रहता है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर वो ब्लॉकेज को ओपन करेंगे तो उससे हार्ट डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। जितना लेट होता है ऑलरेडी थोड़ा मसल डैमेज हो चुका होगा, ठीक है। तो इसलिए जितना जल्दी 60 मिनट्स या एटलीस्ट विथिन 2 आवर्स, दैट इज़ 120 मिनट्स, हमारे को ब्लड फ्लो को एस्टेब्लिश करने का है, जिससे हम हार्ट का मसल को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर घर में किसी को सडनली चेस्ट पेन या हार्ट अटैक का वैसा आए तो कौन से बेसिक प्रिकॉशंस लेना डॉक्टर? क्या है बोले तो घर में इतना हमारे पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं रहते हैं, ठीक है। जब भी छाती में दर्द महसूस होता है तो वो थोड़ा अर्ली प्रिडिक्ट करना चाहिए, और जितना से जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल को आना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि वो हार्ट अटैक का इवेंट है, तो उसमें से कैसे पेशेंट का रिस्पॉन्स रहेगा हमारे को भी पता नहीं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप हॉस्पिटल को पहुंचना चाहिए। इन मोस्ट ऑफ द केसेस डॉक्टर आजकल क्या है, किसी को हार्ट अटैक आया तो इमीडिएटली जो है एस्पिरिन खाना बोलते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है डॉक्टर? तो एस्पिरिन खाना, एस्पिरिन लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी ऐसा अक्यूट हार्ट अटैक होता है, तो मैंने आपको समझाया था पहले भी कि ये थोड़ा प्लाक एरोशन या प्लाक रप्चर होता है। तो जब ये होता है तो वो प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करके क्लॉट फॉर्म होने का चांसेस रहता है। तो जब हम एक एस्पिरिन वगैरह देते हैं, वो लोडिंग डोज बोलते हैं, जो 325 mg लोडिंग डोज देते हैं, तो जिसके कारण वो तुरंत प्लेटलेट के ऊपर असर हो जाएगा और ये क्लॉट होने का चांसेस को थोड़ा कम करता है। तो सो जनरली स्पीकिंग जो पेशेंट्स रहते हैं डॉक्टर, जब हार्ट अटैक आता है हॉस्पिटल को आते हैं, तो ज़्यादातर लोगों में क्या गलतियाँ होती है डॉक्टर? एक 1 आवर टाइम जो गोल्डन पीरियड है ना, वो मिस कर लेते हैं, तो किस रीज़न से हो सकता हो? वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जब भी थोड़ा जलन जैसा महसूस होता है तो उसको गैस्ट्राइटिस समझ लेते हैं, या किसी को उल्टियाँ वगैरह होता है, वो गैस्ट्रिक इशू वो खाने के वजह से हुआ होगा बोल के महसूस कर लेते हैं, जिसके लिए वो सिर्फ गैस्ट्रिक का टैबलेट्स या इनो कुछ का लेके थोड़ा सिम्टम रिलीव मिल जाता है तो उधर ही रह जाता है। तो जब भी ऐसा हार्ट का सिम्टम्स जो कुछ भी मैंने बताया है कि जलन होना या कुछ अनईजीनेस महसूस होना या कुछ दबाव जैसा लगना, वज़न जैसा लगना या पसीने छूटना, छाती में दर्द महसूस होना, सांस लेने में दिक्कत होना, तो ये सभी सिम्टम्स है जो जिसको नेग्लेक्ट नहीं करने का है।
सो डिले करने से ये हार्ट का मसल कितना हद तक डैमेज हो सकता है डॉक्टर? तो अभी जो कुछ भी हमने डिस्कस किए, तो विद इन 120 मिनट्स ब्लड फ्लो को हमारे को एस्टैब्लिश करना चाहिए, तो जिससे हार्ट का मसल प्रिजर्व हो जाता है और बाद में हार्ट अटैक के कारण जो कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं उसको कम कर सकते हैं। और ये हार्ट अटैक के दौरान आप जो बोले इमीडिएटली डायग्नोसिस जो है ईसीजी बोले थे, तो ऐसा केसेस आया क्या डॉक्टर कि ईसीजी नॉर्मल है बट हार्ट अटैक आया वैसा? हाँ, ऐसे भी रहते हैं जो कुछ भी हमने डिस्कस किए। तो अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में 3 तरीके के रहते हैं, जिसमें अनस्टेबल एंजाइना और एनस्टेमी, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, और स्टेमी, एसटी एलिवेशन एमआई। सो एसटी एलिवेशन एमआई में तो हमारे को ईसीजी में चेंजेस बहुत सारे दिखते हैं, लेकिन नॉन एसटी एलिवेशन एमआई और अनस्टेबल एंजाइना में ईसीजी में बहुत कम चेंजेस रह सकते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद वो उनका हार्ट अटैक रह सकता है। सो जो पेशेंट आता है डॉक्टर एसीएस से, तो कितने टाइम में डायग्नोसिस कर सकते कि इनको हार्ट अटैक आया बोल के? अभी जो कुछ भी टेस्ट हैं, तो पहले फर्स्ट बेसिक टेस्ट ईसीजी करते हैं, ठीक है। तो ईसीजी में विद इन 10 मिनट्स हम ईसीजी देख के डायग्नोस करने में विद इन हमारे को जो कुछ भी गाइडलाइंस है 10 मिनट के अंदर अंदर डायग्नोसिस करने का है। अगर ईसीजी में ज़्यादा बदलाव नहीं है, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, तो तब हम ट्रोपोनिन का टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें कार्ड टेस्ट रहता है और ब्लड टेस्ट रहता है। सो जो कार्ड टेस्ट हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, लेकिन ब्लड टेस्ट विल बी मच मोर सिग्निफिकेंटली और स्पेसिफिक। ओके, सो एक बार ये जो हार्ट के आर्टरीज में ब्लॉकेजेस आइडेंटिफाई कैसे करते हो डॉक्टर? कितना परसेंटेज तक ब्लॉक है वैसे? जिसमें अभी मैंने जो कुछ भी बोला हूँ एसटी एलिवेशन एमआई में, तो हमारे को ईसीजी में ही पता चलेगा कि कितना ब्लॉकेज है। जब भी एसटी एलिवेशन रहता है, इट इज़ ऑलमोस्ट 100% ब्लॉक हुआ होगा, ठीक है। और नॉन एसटी एलिवेशंस में हमारे को परसेंटेज ऑफ द ब्लॉकेज वगैरह नहीं पता चलेगा। तो सिर्फ एसटी एलिवेशन एमआई में ही हमारे को ईसीजी में डायग्नोसिस कर सकते कि कितना ब्लॉकेज रह सकता है, ठीक। और हमारे को फॉर श्योर पता चलने के लिए एंजियोग्राम ही करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव टेस्ट, और दूसरा कोई टेस्ट नहीं है जो हमारे को 100% डायग्नोसिस मिल सकता है। सो ये एंजियोग्राम बोले सर एग्जैक्टली क्या है डॉक्टर? एंजियोग्राम बोले तो सिर्फ हार्ट की नस में कुछ ब्लॉकेजेस है या नहीं है तो कितना परसेंट है वो चेक करने का टेस्ट एंजियोग्राम है। ओके, सो एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी में क्या डिफरेंस है डॉक्टर? जब भी एंजियोग्राम करते हैं तो हमारे को पता चलता है कि किस किस में ब्लॉकेज है, कितना परसेंट ब्लॉकेज है, कितने ब्लॉकेज है, तो इसके हिसाब से उनको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरी है या बाईपास की ज़रूरी है हम डिसाइड करते। तो जब भी ब्लॉकेजेस छोटे छोटे हैं, तो 2 या 3 ब्लॉकेजेस है, तो उसको एंजियोप्लास्टी से फिक्स कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ब्लॉकेजेस बढ़कर है और लंबी लंबी ब्लॉकेजेस है, तो उनको बाईपास इज़ मच मोर सूटेबल। सो थोड़े केसेस में मैं सुना डॉक्टर दे यूज स्टंट बोल के यूज़ करते हैं। सो एक्चुअली ये स्टंट क्या है और किसके लिए यूज़ करते हैं डॉक्टर? जब भी ब्लॉकेजेस छोटा है, 2 या 3 ब्लॉकेजेस, और स्टेंटेबल है बोले तो स्टेंट से उसको क्लियर कर सकते हैं, तो हम एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग बोलते हैं, वो एडवाइस करेंगे पेशेंट को। तो इसमें क्या है बोले तो ये कोबाल्ट, मोस्ट ऑफ द स्टेंट्स आर मेड अप ऑफ कोबाल्ट क्रोमियम मेटल। सो जनरली ये स्टंट जो करते हैं ना डॉक्टर, वो कितने साल तक रहता है डॉक्टर? तो ऐसा कुछ है नहीं कि इतना लाइफ स्पैन है स्टेंट के लिए। जनरली अगर ब्लॉकेज क्लियर करके स्टेंट डालने के बाद हमारे को दवाई लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो दवाई लेने के बावजूद 2% रीब्लॉकेजेस होने का चांसेस रह सकता है। वो कभी भी हो सकता है,
कि 1 साल के अंदर हो सकता है या 10 साल के अंदर हो सकता है या कभी ब्लॉक भी नहीं हो सकता है। वो अपने अपने शरीर के हिसाब से और हमारे दवाई देने का और लेने का उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वापस ब्लॉकेजेस आने का या नहीं आने का। सो आजकल क्या डॉक्टर पेशेंट्स में बहुत सारे थोड़े डाउट्स है। क्या डाउट्स है बोले तो एक बार अटैक आने के बाद, स्टंट डालने के बाद जो लाइफस्टाइल है उनका, दे के नॉट लिव एज ए प्रीवियस वन। जैसा एक्टिवनेस है, जैसा काम करते हैं जनरली, वैसा नहीं कर सकते बोल के ज़्यादातर लोग स्टंट्स प्रीफर नहीं करते, दे गो फॉर यूजिंग द टैबलेट्स। उनके लिए आप क्या बोलते हैं डॉक्टर? तो इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि स्टेंट डालने के बाद उनका फिजिकल एक्टिविटी कम हुआ या वो उतना एक्टिव नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। तो जब भी हार्ट अटैक होता है और हार्ट कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके कारण उनका एक्टिविटीज़ या फिजिकल एक्टिविटी या उनका जो कुछ भी पहले जैसे करते थे काम, वो नहीं कर पाएंगे। ये कब होता है? जब हार्ट वीक हो जाता है। ऐसे नहीं है कि हमने स्टेंट डाल दिए वो उसके कारण वीकनेस नहीं महसूस होता है, ठीक है। तो हार्ट अटैक, हार्ट वीकनेस, अगर हार्ट वीकनेस नहीं है तो इतना सिम्टम्स महसूस नहीं होते। सो आजकल क्या है डॉक्टर, यंगस्टर्स में ज़्यादातर दे गो फॉर द जिम फिजिकल एक्टिविटी के लिए, उनमें ज़्यादातर हार्ट अटैक जो है ज़्यादा पाए जा रहे हैं। ये रीज़न क्या हो सकता है डॉक्टर? सो नॉर्मली जो कुछ भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो हालो हालो बॉडी को एडजस्ट करते हुए थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए जाने का। तो कभी कभी ऐसा हो रहा है कि दे आर एट लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ वेट लिफ्टिंग के कारण वो बॉडी पे दबाव हो जाता है, जिसके कारण वो दबाव वो हार्ट की नस के ऊपर भी पड़ सकता है। तो जब ऐसा होता है तो ये प्लॉक एरोजन या प्लॉक रप्चर होके हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो हलो हलो थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करने का कैपेबिलिटी बढ़ाते जाने का है। एक ही दफ़ा करने को जाएंगे तो ये एक्यूट इवेंट्स होने का चांसेस रह सकते हैं। जो है यंगस्टर्स में आजकल जो है स्मोकिंग और अल्कोहल इंटेक ज़्यादा है, तो हाउ डज इट एक्सिलरेट्स हार्ट अटैक? तो ये जो कुछ भी स्मोकिंग है या अल्कोहल है, तो इसके कारण हमारे बॉडी में थोड़ा बदलाव आते हैं ताकि कॉजेस सम स्ट्रेस, हार्ट की नस के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस बढ़ जा सकता है और खुद में बीपी, ब्लड प्रेशर्स भी बढ़ सकते हैं, जिसके कारण भी वो हार्ट के ऊपर दबाव आके हार्ट की नस में ब्लॉकेजेस डेवलप होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। जनरली जो है या डॉक्टर आजकल जो ब्लड टेस्ट करने का उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है बोल के बोलते हैं जनरली डॉक्टर्स। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के डिफरेंस क्या है डॉक्टर साहब, और ये कैसा एक्टिवेट करते हैं हार्ट अटैक के लिए? सो इसमें 2 तरीके के कोलेस्ट्रॉल है जो आपने बोले हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते थे, बैड कोलेस्ट्रॉल LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड्स, ये सभी बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो इन दोनों में से ये HDL कोलेस्ट्रॉल वो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना और ठीक तरह से डाइट, फाइबर कंटेंट जो कुछ भी ज़्यादा रहता है वो खाने से, हाँ, तो इससे HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। और जो कुछ भी हम फ्राइड आइटम्स, रेड मीट, हाँ, ऐसा डाइट लेने से वो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। तो जब भी ये बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ता है तो हार्ट के नस में भी वो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशंस थोड़ा बढ़ जाता है। सो आजकल क्या है ना डॉक्टर, ज़्यादातर यंगस्टर्स जो है एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे, ज़्यादातर एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे, एंड मोर ओवर लॉट ऑफ पीपल जो IT कॉरिडोर में काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम है वो लोगों में, तो वो लोगों में जो है ग्रेजुअल ये हार्ट अटैक रिस्क जो है बढ़ रहा। तो क्या रीजंस हो सकते हैं डॉक्टर इसके वजह? सो एनर्जी ड्रिंक्स में शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो जिसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, तो जिसका परिणाम हार्ट के नस में ब्लॉकेजेस डेवलप होने का चांसेस बढ़ाता है।
सो कमिंग टू ओलियो हॉस्पिटल डॉक्टर, अगर एक ACS पेशेंट आया तो उनका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए कैसा फैसिलिटीज़ है डॉक्टर इधर? इधर सभी तरह का फैसिलिटीज़ है। तो जब भी हमारे पास पेशेंट जो कोई चेस्ट पेन या ब्रीदिंग डिफिकल्टी ऐसा लेके आते हैं, तो हम इमरजेंसी रूम में पहले उनका ECG, उनका सिम्टम्स देख के उस ECG निकाल के डायग्नोसिस करते हैं। अगर ECG में या सिम्टम्स में इतना ज़्यादा हमारे को महसूस नहीं हुआ तो हम एको और ट्रोपोनिन टेस्ट करते हैं। और इसके बाद अगर हार्ट अटैक जैसा कुछ साइंस है तो या हम चेक कर रहे हैं कि हार्ट की नस में ब्लॉकेजेस रह सकते हैं बोल के, तो तब हम एंजियोग्राम एडवाइस करेंगे। अगर एंजियोग्राम में कुछ निकलेगा तो उसके हिसाब से एंजियोप्लास्टी या बाईपास या सिर्फ रिकॉन्सलेशन या सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट में मैनेज कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से डिसाइड करें। तो ओलियो हॉस्पिटल में कौन सा एडवांस टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट है डॉक्टर? सो एडवांस्ड इक्विपमेंट में हम दो तरीके के रहते हैं, जो इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड और OCT बोलते हैं, जिससे हम अंदर हार्ट के नस के अंदर कुछ ब्लॉकेजेस कैसे हैं, कितना परसेंटेज है, उसका साइज़ कितना है, उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है या फाइब्रोटिक टिश्यू का डिपोजिशन है या कैल्शियम डिपोजिशन है, वो सभी हमारे को AIOS या OCT कैमरा में पता चलता है, जिसके हिसाब से हम वो ब्लॉकेज को कैसे ट्रीट करने का है और एडवांस्ड इक्विपमेंट का ज़रूरी है या नहीं है उससे पता चलेगा। एडवांस इक्विपमेंट्स में और भी रहते हैं, जैसे हम कटिंग बलून बोलते हैं, जिसके ऊपर ब्लेड्स रहते हैं, ये अंदर के ब्लॉकेज को मॉडिफाई करने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। और रोटा अबलेशन बोलते हैं, जिसमें अगर कैल्शियम डिपोजिशंस ज़्यादा है और हार्ट के नस में प्रोट्रूडिंग हो रहा है, तो उससे हम वो कैल्शियम डिपॉजिट्स को ड्रिल करके वो ब्लॉकेज को क्लियर कर सकते हैं। और थोड़े ब्लॉकेजेस है जो लंबे ब्लॉकेजेस रहते हैं, जिसमें कैल्शियम का डिपोजिशन ज़्यादा रहता है, तो उसमें इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी IVL बलून बोलते हैं, उससे भी वो ब्लॉकेजेस को क्लियर कर के स्टेंट डालते हैं। कम या खराब नींद से हार्ट अटैक का रिस्क कितना बढ़ती है डॉक्टर? हाँ, सो जब भी नींद कम हो जाता है, इससे बॉडी के ऊपर असर पड़ सकता है। जब भी नींद कम होता है, हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स ज़्यादा बढ़ते हैं, जिसके कारण हार्ट के नस में ब्लॉकेजेस आने का या एक्यूट हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ता है। सो नॉर्मली कम से कम 6 घंटे का नींद चाहिए बॉडी को। सो जनरली फॉर द फ्यू इयर्स डॉक्टर, ये हार्ट अटैक रिस्क कम करने के लिए कौन सा टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ या फूड लेना पड़ता है डॉक्टर? तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में जनरली हम क्या बोलते हैं कि ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए। तो एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, आधा घंटे से आधा पौना घंटा ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए। प्रिफरेबली सुबह के टाइम करना चाहिए। और एटलीस्ट एक हफ्ते में 5 दिन तो वॉकिंग करना चाहिए। एंड फूड हैबिट्स में ऑयली आइटम्स कम करने का, फ्राइड आइटम्स कम करने का, मटन वगैरह, रेड मीट बोलते हैं, मटन वगैरह अवॉइड करने का, और स्वीट्स अवॉइड करने का, और जंक फूड्स बोलते हैं, बाहर का जंक फूड्स भी अवॉइड करना चाहिए। पेशेंट्स में जिसको डायबिटिक और BP है डॉक्टर, वो लोग ज़्यादा ससेप्टेबल है क्या डॉक्टर हार्ट अटैक के? ये BP होने दो या शुगर होने दो, तो दोनों में भी मेजर रिस्क फैक्टर से हार्ट की नस में ब्लॉकेजेस होने का चांसेस बढ़ा देते हैं ये दोनों भी, ठीक है। तो जिसमें डायबिटिक्स आर मच मोर प्रोन। तो डायबिटिक्स मच मोर प्रोन बोले ना डॉक्टर, वो किस वजह से है डॉक्टर, क्या रीजंस है उसका? जब भी ये ऐसा इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है, तो बॉडी में शुगर का असर पड़ के कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण ये हार्ट के नस में ये अनकंट्रोल्ड शुगर होने के कारण, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ट के नस में, बाकी के कौन सा भी नस में भी ब्लॉकेजेस डेवलप होने का चांसेस ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ज़्यादातर हार्ट अटैक जो है बुज़ुर्ग लोगों को आता है, हाँ एल्डरली, तो ये कितना हद तक सही है डॉक्टर?
सो एक 10-15 वर्ष के पहले ऐसा था कि जब एल्डरली एज में ही ऐसा ब्लॉकेजेस डेवलप होते थे, लेकिन अभी का जनरेशन में इवन यंगर जनरेशन के पेशेंट्स में भी हम ब्लॉकेजेस वगैरह देख रहे हैं, वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बदला है और हमारा डाइट हैबिट्स बदला है और हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ के कारण अभी यंगर जनरेशन में भी ब्लॉकेजेस या एक्यूट हार्ट अटैक्स वगैरह आ रहे हैं। सो ज़्यादा लोगों का बिलीफ क्या है डॉक्टर, चेस्ट पेन है तो कंपलसरी हार्ट अटैक रह सकता है बोल के, ये कितना हद तक सही है डॉक्टर? हर समय चेस्ट पेन हार्ट की तरफ से नहीं रह सकता है, कभी कभी मस्कुलोस्केलेटल पेन भी रह सकता है या कुछ गैस्ट्रिक पेन भी रह सकता है, लेकिन उसके लिए हम जांच करना चाहिए। और ज़्यादातर लोग जो है ना डॉक्टर, चेस्ट पेन हुआ नहीं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ तो दे टेक टैबलेट्स लेके वो सबसाइड होने के बाद दे विल लीव द कॉज। तो आगे कौन सा डायग्नोसिस और टेस्ट करना चाहिए डॉक्टर? सो पहला टेस्ट जो कोई छाती में दर्द या जलन वगैरह बोल के आते हैं, सो फर्स्ट बेसिक टेस्ट ईसीजी करना चाहिए। And one more thing, doctor, stress alone is the only cause of heart attack here, doctor? No, stress alone is not the cause of heart attack, but stress nowadays in younger generation is playing a crucial role in forming the blockages. So generally जो है ना डॉक्टर, ज़्यादातर लोग ECG निकाल के अगर ECG नॉर्मल है तो हार्ट प्रॉब्लम नहीं है बोल के समझते हैं, तो इसके लिए आप क्या बोलते हैं डॉक्टर? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ECG सब कुछ नॉर्मल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लॉकेजेस नहीं है। कभी कभी ब्लॉकेजेस रह सकते हैं, लेकिन उतना क्रिटिकल भी नहीं है कि वो ECG में नज़र आए। और ज़्यादातर लोगों में सोचना क्या है डॉक्टर, अगर ये स्टंट डालने के बाद वो लोग सोचते कि कम्प्लीटली हार्ट प्रॉब्लम क्यूर हो गया, तो कितना हद तक ये सही है डॉक्टर? नहीं, जब भी ब्लॉकेजेस रहते हैं हम स्टेंट डालते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वापस ब्लॉकेज नहीं आएगा। वापस ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, किधर स्टेंट की जगह पे हो सकता है या किसी और जगह पे भी नया ब्लॉकेजेस आने का चांसेस रह सकता है। तो जिसके लिए हम रेगुलर फॉलोअप बोलते हैं और रेगुलर इवैल्यूएशन वंस इन ईयरली, म्हणजे साल में एक बार ECG, एको, थ्रेडमिल वगैरह हम एडवाइस करते हैं। सो व्हाट इज़ द बेस्ट एडवाइस जो आप देना चाहते हैं डॉक्टर यंगस्टर्स को, नहीं तो बुज़ुर्ग लोगों को, कौन सा बेस्ट एडवाइस देना चाहते हैं आप? हम जनरली क्या एडवाइस देते हैं बोले तो, एक हमारे को व्यायाम जनरली डेली करना चाहिए, एटलीस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स, और हमारा डाइट में ऑयली आइटम्स, फ्राई आइटम्स, रेड मीट, ये सभी स्वीट्स, ये सभी अवॉइड करना चाहिए। तो ईयरली वंस हमारे को हेल्थ चेक करवाना चाहिए। सो थोड़े पेशेंट्स में डॉक्टर जो रिमोट प्लेसेस में रहते हैं, लाइक सब लोगों को ऐसा फैसिलिटीज़ नहीं रहते कि नज़दीक में हॉस्पिटल है, कैथ लैब है ट्रीटमेंट के वास्ते, वैसे लोगों को क्या करना डॉक्टर? सो जब भी ऐसा पेशेंट है जो बहुत दूर पे है और उनको छाती में दर्द या पसीना छूटना, सांस लेने में दिक्कत होना, तो नियरेस्ट हॉस्पिटल को पहले जाने का है। तो अगर वो हॉस्पिटल जाने के बाद हमारे को पता चला कि उनको हार्ट अटैक हुआ है और हमारे को एंजियोग्राम, एंजियोप्लास्टी कुछ करने का सौलभ नहीं है, तो तब हम एक चीज़ कर सकते हैं जिसमें एक खून पतला होने का इंजेक्शन देता है, जिसको थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं। तो उससे जो कुछ भी खून गट्टा हुआ है तो उसको ओपन करने का चांसेस बढ़ जाता है, और ताकि वो इंजेक्शन देने के बाद वो पेशेंट थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन एस्टेब्लिश होने का चांसेस बढ़ सकता है।